ये अपने आप को फेम पाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि अब इन्हें खुद अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है कि अगर हो सकता है कि हमारी कुर्सी चली जाए, तो इसीलिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि हो सकता है लोगों की नज़रों में बने रहें। लोगों की नज़रों में बने रहने का ये इनका एक तरीका है कि किसी पे कुछ भी बोल दो। बौखलाहट इनकी साफ जाहिर हो रही है। राम मंदिर हटा करके या हिंदुस्तान या पाकिस्तान हटा करके हिंदू मुस्लिम जो शब्द हैं, दो चार शब्द हैं, अगर ये हटा दिए जाएं तो इनके कॉन्सेप्ट में कोई भी चुनाव लड़ने का तरीका नहीं बचेगा। कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और 80 करोड़ की 8 करोड़ को दावा करते हैं कि हम 8 करोड़ को राशन फ्री में दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आप 5 करोड़ को सिर्फ शिक्षा फ्री कर दीजिए, साहब आपको राशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। जब 400 रुपए में सिलेंडर था तब आप सर पे रख के घूमेंगी, आज 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ का धर्म है कि जो कांवड़ ले जाएंगे उन पे फूल वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर से, जो छात्र पेपर देने जाएंगे वो 50-50 लाख लोग एक ट्रेन में भर के जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई है वो ये है कि अब राहुल गांधी अमेठी भी आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और ये इस खबर के बाद तो स्मृति ईरानी के बिल्कुल होश आवाज़ जाते रहे। वो अपना जो है आपा तो खो ही देती हैं, अक्सर ऐसे बयान दे देती हैं जिसके बाद उनकी फजीयत होना तय है। लेकिन इस बार उन्होंने राहुल गांधी को निकम्मा बोल दिया है। ये क्या हार का डर है या राहुल गांधी उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या कुछ है, लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो इसको कैसे देखते हैं। राहुल गांधी के बारे में जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 26 तारीख को उनका जो वहाँ से नामांकन हो सकता है अमेठी से, जिसके बाद स्मृति ईरानी का एक बयान आता है, वो निकम्मा बोलती हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अमन सिंह हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। हम लोग यहाँ पर अपने शासन की मांग करते हैं, शासन की लड़ाई लड़ते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार सत्ता में आए, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, वो शासन को लाने की बात करते हैं, शासन की बातें करते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम ये मानते हैं हम छात्रों की कोई पार्टी नहीं है, छात्रों की कोई पार्टी नहीं होती। तो हमारे शासन को अगर वो बात करते हैं और स्मृति ईरानी जी और कांग्रेस में राहुल गांधी जी, अगर वो लोग अपना व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं अपने भविष्य में पार्टी को लाने के लिए सत्ता में, तो उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम अपने शासन की बात करते हैं, शासन को लाने की बात करते हैं। चलिए, आप छात्रों की बात कर रहे हैं। जो CSDS की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो आप छात्र हैं, आपकी नज़र में ये मुद्दा कैसे आप इसको देखते हैं? अब देखिए, बीजेपी कह सकते हैं कि बीजेपी फिर भी ऐसा ठोस मुद्दा उन्होंने जिस बात का दावा किया है उन्होंने ऐसा काम किया भी है। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी देखा जाए तो पहले की अपेक्षा अभी काफ़ी ठीक हुई है, काफ़ी हद तक ठीक हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। हाँ। 2 पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगा कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और उन्हीं पंक्तियों पे आज तक मैं टिका हुआ। 2 वर्ष हो गए हैं पूरे, और मैं विपक्ष की छात्र राजनीति करता हूँ, सरकार को हर मुद्दे पे घेरने का काम करता रहा हूँ, और जब तक जीवित हूँ, जब तक विश्वविद्यालय में हूँ, जब तक घेरने का काम करूँगा। आपको बता दूँ, आज बेरोजगारी की बात करते हैं, ये आप देखिएगा 80 करोड़ की 8 करोड़ को दावा करते हैं कि हम 8 करोड़ को राशन फ्री में दे रहे हैं। मैं कहता हूँ आप 5 करोड़ को सिर्फ शिक्षा फ्री कर दीजिए, साहब आपको राशन देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रोजगार दे दीजिए, आपको राशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर शिक्षा फ्री कर देंगे, आप महिलाओं के हक हुकूम की बात करते हैं। आपके ही पार्टी के अभी देखे होंगे BHU में IIT के 4 लड़कों ने जो ABVP के थे, हमारी बहनों के साथ गैंग रेप किया। उसके बाद इन्हीं के विधायक राजकुमार गौंड जी रेप केस में संलिप्त पाए जाते हैं। इन्हीं के विधायक अतुल सेंगर जी उन्नाव से। बिल्कुल, महिलाओं की आपने बात की तो स्मृति ईरानी की भी बात करती हूँ मैं। कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी को और उनके बयानों को जो अक्सर राहुल गांधी को लेकर वो उनके ऊपर भी 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। अगर आज आप सरकार में हैं, आज आप सत्ता में हैं,
आज आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वही आप 2 साल 10 साल पहले देखिएगा, माला प्याज की पहन के सिलेंडर सर पे रख के, जब 400 रुपये में सिलेंडर था तब आप सर पे रख के घूमेंगी। आज 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आप स्मृति ईरानी जी गायब हो गई हैं। आज प्याज जब 100 रुपये किलो मिल रहा है, जब वहाँ 20 रुपये किलो था तो आप प्याज की माला पहन के घूमती थीं। आज मोदी भक्ति में, आज अंधभक्ति में इतना लीन हो गई हैं कि आपको अमेठी की जनता दिखाई नहीं दे रही है, प्रदेश की जनता का हाल दिखाई नहीं दे रहा है। महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उतना ही सम्मान रहेगा कि अपना सम्मान उनके ही हाथों में रहेगा। कैसे देखते हैं उनको? मैम यही कहना चाहेंगे, एक पंक्ति है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले भी एक मर जाता है। तो मैम स्मृति ईरानी का ये पहला बयान नहीं, इससे पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि राहुल गांधी ने इनकी तरफ आंख मारी है, तो इस फ्लाइंग किस किया या आंख मारी है। इससे पहले और महिलाओं की जो बात है कि जब ये इसलिए इतनी बातें करती हैं महिलाओं के हक की, तो मणिपुर में जब 1 करोड़ औरत घुमाई गई थी तो उसी पे बीजेपी के शायद उसमें भी संलिप्त लोग थे, उस पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद ये कहते हैं निकम्मा भी उन्होंने कह दिया, तो सरकार तो इनकी भी निकम्मी है। जब कश्मीर में अभी वो जो बैठे हुए लोग, लद्दाख में लोग बैठे हुए हैं, उन पे भी इनकी सरकार निकम्मी है। और जब सरकार निकम्मी है तो सरकार तो इन्हीं की निकम्मी है। और सरकार निकम्मी किसकी है? जब किसी भी मुद्दे पर बेरोजगारी देख लीजिए और महंगाई देख लीजिए, और यही बताना चाहेंगे अमेठी में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो मुद्दा उनका है। अगर इन्होंने अमेठी में 13 रुपये किलो चीनी देने की बात की थी, क्या वास्तव में वहाँ 13 रुपये किलो चीनी दे पाई या नहीं दे पाई? वहाँ शिक्षा दे पाई या नहीं दे पाई? वहाँ यही सिलेंडर के लिए जब इतना कहती, कम से कम अमेठी के लोगों को तो सिलेंडर 430 रुपये में दिलवा दिया होता जिसका वादा किया था। मैं इसीलिए कहूँगा कि बौखलाहट जो है इनकी साफ दिख रही है। बौखलाहट में ये कहीं किसी को ईडी का सम्मन भेज रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जिसके इनके पास कोई सबूत नहीं है, जेल से रहकर सरकार कराए। अब जब इनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कि सरकार जब इन्हें कहीं से जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं तो कुछ भी बयान दे रहे हैं, किसी के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। इसलिए बयान देते जा रहे हैं कि अब इन्हें पता है कि अब बयान ही दे लो क्योंकि सरकार तो आने वाली है नहीं। अब 2024 में तो जा ही रहे हैं, साउथ से तो पूरी तरीके से हारते हुए जा रहे हैं। अच्छा, क्या अगर मुकाबला हुआ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का तो जीत किसकी होगी? मैम इनका दोनों का मुकाबला है किस क्षेत्र में? मुकाबला ही नहीं इन लोगों का कोई। राहुल गांधी तो बहुत ऊंचे नेता हैं, इनके निम्न स्तरीय नेता थोड़ी मैम कि किसी पे कमेंट कर दिया, किसी के लिए कुछ भी बोल दिया। इससे पहले शायद यही झपटी थी सोनिया गांधी जी पे संसद के अंदर। तो इनके जो काम है बहुत छोटे छोटे हैं, इनको उनसे कंपेयर ही नहीं किया जाता। राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, उनसे कंपेयर करके उनकी जो इमेज है उसे डाउन किया जा रहा है। ये अपने आप को फेम पाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि अब इन्हें खुद अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही कि अगर हो सकता है कि हमारी कुर्सी चली जाए, तो इसीलिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं कि हो सकता है लोगों की नज़रों में बने रहें। लोगों की नज़रों में बने रहने का ये इनका एक तरीका है कि किसी पे कुछ भी बोल दो। बौखलाहट इनकी साफ जाहिर हो रही है। बिल्कुल, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपने अभी राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी के बीच में बात की कि स्मृति ईरानी जी इस तरीके का शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, तो एक शायरी से मैं शुरुआत करूंगा कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी हवा पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपनी जो औकात है वो उनकी एक जननायक, जो इतने बड़े नेता, नेशनल लीडर, जिनके पुरखे कितने प्रधानमंत्री हो गए, उनके बारे में आप इन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। अरे आपको चंद वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हैं? उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। हमको तो लग रहा है अब उनको पागल खाने जाना चाहिए, क्योंकि और क्या, जाहिर सी बात है कि वो तो दावा कर रही हैं कि फिर अमेठी जीतेंगे। अमेठी वो अपना एक नगर पंचायत नहीं जीत पाएंगे, अमेठी जीतने की तो बात ही छोड़िए। उनकी एक मानसिकता बनी हुई महिला है। महिलाओं की इतनी स्थिति बुरी है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में, और उन मुद्दों को नहीं उठा रही हैं। आप एक चढ़ी पड़ी हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। आज मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है? महिलाएं रात में निकलने से डरती हैं। कानपुर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, इटौंजा देख लीजिए, झांसी देख लीजिए, तमाम जगह देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और आप एक ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। आप वही समय था जब आप संसद में खड़े होकर विपक्ष में इतने तेज तर्रार से बाल विवाह और तमाम ऐसे मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े थे उनको लेकर बात करती थी। लेकिन आज स्थिति क्या बनी हुई है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो स्मृति ईरानी जी का जो नाम चल रहा है राजनीति में, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कैसे देखते हैं कि वो राहुल गांधी को निकम्मा बोल रही हैं और अमेठी में चैलेंज कर रही हैं राहुल गांधी को, क्योंकि एक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है तो राहुल गांधी अमेठी का चुनाव भी लड़ सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहली बात तो स्मृति ईरानी जी के पास है क्या? उनके पास बयानों के अलावा कोई भी सरकार की तरफ से कोई मुद्दा नहीं है।
अगर कोई मुद्दा जब उनके पास ख़त्म हो जाता है तब वो ऐसे ही अनाप शनाप बयान दे करके पॉपुलरिटी चाहती हैं, और पॉपुलरिटी पे पूरी बीजेपी चल ही रही है। अगर इनके पास राम मंदिर हटा करके या हिंदुस्तान या पाकिस्तान हटा करके हिंदू मुस्लिम जो शब्द हैं, दो चार शब्द हैं, अगर ये हटा दिए जाएं तो इनके कॉन्सेप्ट में कोई भी चुनाव लड़ने का तरीका नहीं बचेगा। अगर दो चार शब्द हटा दिए जाएं तो चुनाव लड़ने के बड़े बड़े मंचों पे जो मोदी जी या अमित शाह जी जो भी बोलते हैं, भाषण देते हैं, अगर दो चार शब्द इनसे छीन लिए जाएं या प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जो युवा है वो अपने अब जो है मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा, दिमाग का इस्तेमाल करेगा और वोट करेगा रोज़गार पे। और जितनी बेरोज़गारी जो बढ़ रही है उस पर, महंगाई जो बढ़ी है उस पर वोट करेगा। बेरोजगारी और महंगाई की बात करी, मेरा सवाल आपसे है कि CSDS की रिपोर्ट जो आई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है हमारे देश में, और जबकि भाजपा ये दावा करती है कि महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म कर दी। जहाँ तक हमको लगता है ये सरकार जो 14 से चल रही है, यही दो बैकड्रॉप है जहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं महंगाई हो, शायद इन्फ्लेशन रेट। और हमको जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से इस समय बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में अगर विपक्ष उठा सकता है तो वो कर्ज़े का मुद्दा है, जो अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि 52.4% का कर्ज़ा देश ने अपने GDP का 52.4% का कर्जा ली है। मतलब हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं अगर GDP से, तो हम 52 रुपये, बल्कि 52 नहीं 53 रुपये वो उधार दे रहे हैं, मतलब कर्ज का EMI चुका रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए ये विपक्ष के लिए। मगर जहाँ तक बात रही अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी की, इसमें मेरे हिसाब से दो टेक हो सकते हैं, दो अलग अलग टेक हैं। आज जहाँ तक बात करते हैं लोग, मेरे हिसाब से सिर्फ मतलब रोज़गार को सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को देख के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज देश डेवलप हो रहा है, अब इकॉनमी प्राइवेटाइज होगी। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेटाइज करना बहुत सही है, मगर ये ट्रेंड देखा गया है, यहाँ हम लोग भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक में, ट्रेंड देखा गया है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वो समय के साथ प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी का एक पेरिफेरी होता है डेवलपमेंट का। वो पेरिफेरी अब हम लोग रीच कर चुके हैं, लगभग अगले 5 साल में हम रीच कर जाएंगे वो पेरिफेरी। तो हमको इकॉनमी प्राइवेटाइज करनी पड़ेगी, और प्राइवेट इकॉनमी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वो प्राइवेट होंगी। मुद्दा ये है कि लोग अभी क्या युवा इस बात से सहमत है कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए? खुश हैं इस बात से? पहली बात तो ये, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, अब तक का भारत का इतिहास रहा है, किसी भी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए हैं। आप देखिए गरीब वर्ग का जो युवा है वो कहीं से इंतज़ाम करके पहले अपना फॉर्म भरता है, उसके बाद उधार कर्जा लेके खेत पे जो गेहूं उनके यहाँ होता है उसको बेच करके किराया भाड़ा लगा के आता है, पेपर देता है, और पेपर देने के 2 घंटे बाद पता चल जाता है पेपर लीक हो गया। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि उन गरीब में अगर विपक्ष उठा सकता है तो वो कर्जे का मुद्दा है, जो अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि 52.4% का कर्जा देश ने अपने GDP का 52.4% का कर्जा ली है। मतलब हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं अगर GDP से, तो हम 52 रुपये, बल्कि 52 नहीं 53 रुपये वो उधार दे रहे हैं, मतलब कर्ज का EMI चुका रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए विपक्ष के लिए। मगर जहाँ तक बात रही अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी की, इसमें मेरे हिसाब से दो टेक हो सकते हैं, दो अलग अलग टेक हैं। आज जहाँ तक बात करते हैं लोग, मेरे हिसाब से सिर्फ मतलब रोज़गार को सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को देख के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज देश डेवलप हो रहा है, अब इकॉनमी प्राइवेटाइज होगी। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेटाइज करना बहुत सही है, मगर ये ट्रेंड देखा गया है, यहाँ हम लोग भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक में, ट्रेंड देखा गया है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वो समय के साथ प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी का एक पेरिफेरी होता है डेवलपमेंट का। वो पेरिफेरी अब हम लोग रीच कर चुके हैं, लगभग अगले 5 साल में हम रीच कर जाएंगे वो पेरिफेरी। तो हमको इकॉनमी प्राइवेटाइज करनी पड़ेगी, और प्राइवेट इकॉनमी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी वो प्राइवेट होंगी।
मुद्दा ये है कि लोग अभी क्या युवा इस बात से सहमत है कि सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए? खुश हैं इस बात से? पहली बात तो ये, इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए हैं, अब तक का भारत का इतिहास रहा है, किसी भी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए हैं। आप देखिए, गरीब वर्ग का जो युवा है वो कहीं से इंतजाम करके पहले अपना फॉर्म भरता है, उसके बाद उधार कर्जा लेके खेत पे जो गेहूं उनके यहाँ होता है उसको बेच करके किराया भाड़ा लगा के आता है, पेपर देता है, और पेपर देने के 2 घंटे बाद पता चल जाता है पेपर लीक हो गया। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि उन गरीब युवाओं के बारे में सोचिए। अगर आप पेपर रद्द कर रहे हैं तो उनका पैसा और जो उनका किराया लगा है वो उन्हें वापस कर दीजिए और निःशुल्क उनका दोबारा पेपर कराया जाए। तो 24 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के बीच? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर जैसे भैया ने अभी कहा कि धर्म और जाति के शब्दों को बीजेपी से अलग कर दिया जाए, तो बीजेपी के पास पीछे कुछ नहीं बचता है। अभी इलेक्शन हो रहे हैं, आप चाहे जितने बड़े नेताओं के भाषण देख लीजिए, चाहे जितने बड़े नेता हैं, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इतनी लाख नौकरियां देंगे। 2014 का मोदी जी का आप वो जो बात है वो सुन लीजिए, 2 करोड़ नौकरी देने का। आज 10 साल में 2 करोड़ नहीं 20 लाख नौकरी अगर उन्होंने किसी में दी हो, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर मिला के, तो वो बताएं। कागज़ से कुछ नहीं होता है, आप अपने आसपास जाइए, उसको देखिए। कागज़ तो उन्हीं के लोग बनाते हैं ना। और जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये आने वाले वक्त में युवाओं के लिए सबसे घातक है। विश्व में हम लोगों का जो एक स्टेटस होना चाहिए वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, खासकर एजुकेशन के मामले में। जब से कोरोना काल आया है, कोरोना काल के बाद से एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है, धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको बूस्ट करने के लिए लाई गई थी, कहीं ना कहीं उसका एक फेलियर नज़र आता है। कैसे देखते हैं कि 24 में चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? 24 चुनाव शिक्षा और महंगाई पे ही होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें किसी सरकार किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हमें मुद्दा चाहिए जो शिक्षा दे, रोजगार दे, इन सब मुद्दों पर जो कार्य करे, हमें वैसी सरकार की आवश्यकता है। तो भाजपा सरकार ने किया वैसा जो वादे किए थे 10 सालों में, वो वादे अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वादे उन्होंने जो वादे किए हैं जो पूरा किए हो। खासकर युवाओं से वादे किए गए, नौकरी वो कभी वो सारे वादे जो हैं पूरे नहीं किए गए हैं। अभी कुछ किए गए, कुछ ना किए। मतलब हमें ऐसा सरकार चाहिए जो युवाओं को शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों पर काम करे। ये तो कहते हैं कि जो अगर महंगाई दूर करनी है तो फिर मोदी सरकार लाना है। नहीं, ऐसा तो अब मान लीजिए गैस का सिलेंडर दाम देख लीजिए 14 में कितना था और इस समय देख लीजिए कितना था। पेट्रोल देख लीजिए, तेल दाल, ये सब चीज़ों की महंगाई पर अगर बीजेपी कह रही है कि महंगाई हम कम करेंगे, तो इनके पिछले दिनों में कार्य किए गए समय सारणी को देख लीजिए, पहले और इन समय में परिवर्तन को देख लीजिए कितना है। कैसे देखते हैं 24 के चुनाव को? क्या मुद्दा रहेगा युवाओं के बीच? जी, 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार ही रहेगा। पर जैसा कि अभी भाई ने बताया कि इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, तो मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा उस पर कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। और दूसरी बात रही कि भाई ने एक बात उठाई कि जितना किराया लगा है, तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने आपके सेंटर तक के जाने का और आने का बस का किराया जिनका पेपर है उनका माफ़ कर दिया है। और रही बात इस चुनाव की, लेकिन माफ़ करने से ये मतलब नहीं होता है। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। टाइम नहीं गया क्या उनके माता पिता की जो उनसे उम्मीदें थी? हम लोगों ने खुद पेपर दिया। मैं उससे आप अभी जब देखे होंगे परीक्षा हो रही थी, कितनी तमाम की तस्वीरें वायरल हुई, बेचारे सड़क सीढ़ियों पे सोते नजर आए। लेकिन आप देखेंगे जब विधानसभा में अभी सभी विधायकों को 30 बसों में भर के राम मंदिर दर्शन के लिए जाएगा। हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म, हम आस्था रखते हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। लेकिन ये कहाँ का धर्म है कि जो कांवड़ ले जाएंगे उन पे फूल वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर से? जो छात्र पेपर देने जाएंगे वो 50-50 लाख लोग एक ट्रेन में भर के जाएंगे। देखी थी आप, तो मीडिया में हैं, आप तो निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों हम आपकी गिनती करते हैं, आप देखे होंगे और आप जरूर उन बातों को रखेंगी कि किस तरीके से भर के ट्रेनों में भर के लोग गए हैं। और यही विधायकों के लिए 30-30 बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों का असर पड़ेगा 2024 चुनाव में। क्या दर्द है युवाओं को और क्या मुद्दे रहेंगे? जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो मुझे लगता है रोजगार का ही रहेगा। और नहीं, युवाओं को
सही तो मैं नहीं कह सकता हूँ, सही तो नहीं कह सकता हूँ, किसी भी तरह से नहीं कर सकता हूँ। सरकार ठीक नहीं है, सरकार को काम करना जरूरी है। और किसी सरकार को मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार पूरी तरीके से अच्छा काम कर रही है। मैम, अगर बीजेपी खराब है या फिर बीजेपी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आज के डेट में ऑल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि हम अगर पिछले साल की बात करते तो कांग्रेस पूरी लड़ रही थी अपने दम पे, तो अगर वो अकेले लड़ रही है तो एक चांस बनता है कि एक शायर वो मतलब सरकार बनने की पूरे चांसेस हैं। आज के दिन में क्या है, इंडिया अलायंस है। हर जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस के स्टेक कम, ऐसे उत्तर प्रदेश में ही मान लीजिए कांग्रेस लगभग सिमट चुकी है, तो यहाँ क्या होगा? सवाल का जवाब मैं देना हाँ, चाहूँगा। यहाँ क्या होगा? 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये कोई नहीं पूछता था बीजेपी से जाके सवाल। आज जब सत्ता में 10 साल से बीजेपी है तो हम उसी से सवाल करेंगे कि 10 सालों में उन्होंने किया क्या, युवाओं को दिया क्या उन्होंने। अगर आज यही कांग्रेस होती और कांग्रेस यही कर रही होती तो आज ये कांग्रेस से भी सवाल होता। आज अगर यही इंडिया गठबंधन अगर जीत जाती और 4 साल बाद भी युवाओं की यही हालत होती। मतलब युवाओं का ये सवाल है और सरकार से, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, उनका ये कहना है। मेरा ये टेक है, जैसे मैं कोई किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं होना चाहता। मैं एज अ पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर मैं सोचूं कि आज मैं बीजेपी ऑल्टरनेटिव नहीं है मेरे लिए, बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो शायद मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है, और वो जहाँ तक है एक हद तक वो बात सही भी है, मैं उस पर बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मगर आज के डेट में अगर हम ऑल्टरनेटिव चुनते हैं तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है? इंडिया अलायंस यही बनेगा, यही बचता है। अल्टरनेटिव की जो बात कर रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी में अल्टरनेटिव ख़त्म नहीं होता, ठीक है? यही तो खासियत है डेमोक्रेसी की। भी हुआ था, डेमोक्रेसी पार्टियां मिलके लड़ी थी तो हुआ क्या देश में? डेमोक्रेसी की यही तो खासियत है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखिए, जो फेस रिकॉग्नाइज करके पार्षदी का चुनाव भी हो रहा है तो मोदी लड़ रहे हैं, विधायकी का भी हो रहा है तो मोदी लड़ रहे हैं। ये जो फेस जो है ना, इस बेसिक ये डेमोक्रेसी का हनन है। बिल्कुल लोकतंत्र जो है इस तरह से खत्म हो जाएगा। फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी। क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच? युवाओं के बीच में है बेरोजगारी। बेरोजगार जो रोजगार लेके आएगा उसको लोग पसंद करेंगे। मोदी जी ने 10 सालों में जो वादा किया, वो अपने किसी भी वादे में खरे नहीं उतरे हैं एज यूथ पर्सपेक्टिव, और वो रोजगार के दिशा में वो कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। बड़ा दिक्कत इस बात का है, वो ज़्यादातर पूंजीवाद की तरफ झुके दिखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है उनकी तरफ युवा नहीं देखेगा। ये तो कहते हैं युवाओं का बड़ा विकास किया है, युवाओं को सशक्त बनाया है। वो केवल कागजी होगा, अगर होगा भी तो केवल कागजी है, धरातल पे तो ऐसा नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको, लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? किन मुद्दों पर करेंगे वो, और होना भी किन मुद्दों पर चाहिए? मेन चीज़ मुद्दे वो होने चाहिए जो समाज से जुड़े हुए हों, लोगों की परेशानियां, उनकी ज़रूरतों से चीज़ों को जुड़े हो। जैसे अगर देखा जाए बेरोजगारी, तो सबसे जितने भी युवा थे सबने बेरोजगारी ही बताया। और घर पे जो देखा जाए कि जो महिलाएं हैं या फिर और भी लोग हैं जो एक तो तरह से निम्न तबके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं महंगाई से एकदम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं उन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए।